बाद में हमारे तेलंगाना से जो है हनीफ अली साहब जो है, ये भी हमारे भारत सरकार के वक्फ कमेटी के ऊपर सदस्य है। यहाँ पर मैं वसीम भाई के बारे में थोड़ा बताऊंगा यहाँ पर इस प्रकार से कि वसीम भाई ये इसी प्रकार से मुंबई के भी यहाँ पर ये भाजपा के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष है। और इसके बाद में हमारे शहर के अध्यक्ष संजय जी केनेकर साहब, वो भी बात करेंगे। एक मिनट इधर देखो, इधर देखो, एक मिनट, हाँ उधर ही देख रहा हूँ। संजय भाई केनेकर। संभाजीनगर औरंगाबाद शहर में मैं प्राथमिक दृष्टया से मेरे भाई सम्मानीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष वसीम खान जी, जिन्हों सेंट्रल वक्फ बोर्ड के भारत सरकार के सदस्य हैं, वैसे ही जो मुंबई से आए हैं, वैसे ही हमारे दूसरे भाई सम्मानीय हनीफ भाई जो तेलंगाना से हैदराबाद से होते हुए वो भारत सरकार के सदस्य है सेंट्रल वक्फ बोर्ड के, उनका भी मैं औरंगाबाद संभाजीनगर की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। वैसे ही मैडम डॉक्टर दरक शाह मैडम, इन्हों कश्मीर से है, इन्हों भी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के भारत सरकार के सदस्य है। तो मैं सभी का स्वागत करते हुए सभी पत्रकार भाइयों का भी स्वागत करता हूं। और आप बोलते समय आप जिन्होंने रिस्पांस दिया उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं। आज जो पत्रकार परिषद हो रही है वो तो सही तरह तो सरकार के दौरे पर है। जो वक्फ बोर्ड का सरकार ने दिया हुआ दौरा है, उस दौरे के अंदर सभी शहरों की जो वक्फ बोर्ड की है उसकी हालत और उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरह से चल रही है, वो सब ठीक ठाक करने के लिए और वो प्रोग्राम को पूरा देखने के लिए कैसा रन हो रहा है हर एक जगह वक्फ बोर्ड का कार्य, उसको देखते हुए वो आए हैं। उस दौरे पे होते हैं, उन्होंने वो दौरे पे रहते टाइम मैंने उनको विनती किया कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी हो तो हमारे यहाँ एक प्रेस ले लो जो सबको पता चले कि भारतीय जनता पार्टी के जो नाम निर्देशित किए हुए सदस्य सरकार में वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से सभी को हैंडल कर रहे हैं, सभी वक्फ बोर्ड के सभी बातों को। तो उसके वजह से उन्होंने प्रेस लेने का उन्होंने मान्य किया। ठीक है, हम सब बोलेंगे प्रेस को। तो भारतीय जनता पार्टी के संभाजीनगर का जिला अध्यक्ष बोल के उन्होंने मेरे बातों को मान लिया है, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद बोलता हूँ। सिर्फ मैं दो बात रखता हूँ आपकी प्रेस होने के पहले कि वक्फ बोर्ड ये कुछ लोगों ने अपनी निजी मालमत्ता समझकर यूज करना चालू किया है और ये मराठवाड़े के अंदर ये सबसे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हम हैदराबाद संस्थान से विलीन थे, हैदराबाद संस्थान में हम जुड़े हुए थे और इसीलिए निजाम हिम्मत की जो एक इधर वक्त की जो ज़्यादा प्रॉपर्टी है उसको अपने अपने तरीके से हर एक जन हैंडल कर रहा है। फिर उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस रहो या एमआईएम रहो, अभी उनके साथ तो शिवसेना भी है क्योंकि शिवसेना भी अब वक्फ बोर्ड पे नजर रख रही है क्योंकि उनके साथ सभी एक दलों के साथ ये काम कर रहे हैं। तो इन्होंने ये वक्फ बोर्ड को पूरा लूट लिया है, इसलिए मैं आप आए हैं इसलिए बताना चाहता हूं। मैं संक्षिप्त में आपके पास पूरा पुरावे के साथ मैं कुछ कागज पत्र देना चाहता हूं। इसमें हमारे शहर के कुछ माजी आमदार है, कुछ यहाँ के मंत्री है, कुछ खासदार है। तो मैं आपसे विनती करता हूं इनका लहजा नहीं करते हुए ये सब इनके कारनामे मैं आप तक पहुंचाता हूं। उसका मैंने वैसे सेंट्रल को भी दिया है, लेकिन आप योगायोग से आप आए हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको मैं आपके इसमें मैं अभी ओरल बता रहा हूं, लेकिन आपको सब लिखे देखा मैं आपको दूंगा। आपने उसके ऊपर सही तरह से कार्रवाई करके इन लोगों को सलाखे के अंदर डालने का काम करा। धन्यवाद संजय जी। हमेशा से मैं देख रहा हूँ, हमेशा से हमारी कमेटी के लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं और रेगुलर
वो बेहतर हो वक्फ बोर्ड में, और जो जगह इंक्रोचमेंट है उसके लिए कैसे वापस वक्फ बोर्ड आए, वो हमेशा हमसे बात करते रहते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई इस देश में, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प के साथ काम करना शुरू किया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल पिछले 6 सालों में निरंतर पूरे देश का दौरा कर रही है। मुझे लगता है ये महाराष्ट्र का हमारा दूसरा दौरा है। कैसे महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड और बेहतर हो सके, यहाँ की आवाम को फैसिलिटीज़ मिल सके, समाज को सुविधाएं मिल सके, इस सिलसिले में आज हम लोगों का यहाँ महाराष्ट्र का दौरा शुरू हुआ, जो अगले 2-3 दिन तक चलेगा। आज हम लोग महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सीईओ अनीश शेख साहब के साथ और जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ बैठक की। हमने बहुत सारे इश्यूज पे चर्चा की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की हमारे पास बहुत सारी कंप्लेनें थी। लगभग 244 कंप्लेन हमें रिसीव हुई। उसी संज्ञान को लेकर हमने ये दौरा शुरू किया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने हमेशा ये प्रयत्न किया है, ये प्रयास किया है कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज है, वक्फ बोर्ड की जो जायदाद है, वो इंक्रोचमेंट है जो, उसको कैसे कब्जेदार माफियाओं से छुड़ाया जाए और समाज के लिए स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बनाया जाए। पूरे देश में आज सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो प्रदेशों को हम लोग ग्रांट देते हैं। 100% भी है, और वक्फ डेवलपमेंट कमेटी जो है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करती है। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है जो महाराष्ट्र में आती है। महाराष्ट्र से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और महाराष्ट्र से सबको उम्मीद रहती है, क्योंकि महाराष्ट्र जो मुंबई है वो आर्थिक राजधानी है। लेकिन दुर्भाग्य से महाराष्ट्र से और मुंबई से हम तक कोई प्रपोजल नहीं आया, कोई प्रपोजल नहीं मिला जिससे हम वक्फ प्रॉपर्टी से डेवलप कर सके और हमारे समाज के लोगों को उसका फायदा पहुंचा सके। आज यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पे बात की, जैसे वक्फ बोर्ड जब रन करता है, वक्फ बोर्ड जब चलता है तो उसका 1% जो रेवेन्यू इनकम जनरेट जो होता है, जो इनकम होती है, उसका 1% सेंट्रल वक्फ काउंसिल को जाता है। उस पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की जो हालात है वो बहुत ही दयनीय है। आप सोचिए 37 जिला है, लेकिन इनके पास जो ऑफिसर हैं देख रेख करने वाले वो सिर्फ 12 हैं। तो अगर जो आप 36-37 जिले को कवर करते हो तो कम से कम आपके पास 214 और स्टाफ की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ताकि वक्फ बोर्ड अच्छे से चल सके, रेवेन्यू जनरेट हो सके, प्रॉपर्टीज की और जायदाद की का तहफ्फुज हो सके। आप ये देखिए 37-36 जिले को सिर्फ 12 लोग कैसे चला सकते हैं। जब इनके पास कोई कंप्लेन आती है तो हमारे वक्फ बोर्ड से ऑफिसर जाते हैं, वहाँ पे काम कोई इलीगल चलता है तो रुकवाते हैं, फिर जब यहाँ पे आता है फिर वहाँ काम चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी कमी है। हमारे सीईओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हमने लेटर लिखा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि कम से कम हमें स्टाफ दिया जाए ताकि हम अच्छे से वक्फ बोर्ड को चला सकें। आज वक्फ बोर्ड की इतनी प्राइम लोकेशन पे हमारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन कहीं ना कहीं वक्फ माफियाओं के कब्जे में है। जब हमारा स्टाफ, जब हमारी यहाँ की टीम मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं हम उस पर काम कर पाएंगे, हम उसको छुड़ा पाएंगे और समाज के लिए उसको काम में ला पाएंगे। हमने पूरे देश में अलग अलग जगह पे मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस की। मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यह है कि जो मुतवल्लियों के पास वक्फ प्रॉपर्टीज है उसको कैसे डेवलप किया जाए। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से हम उनको डेवलप करने के लिए पैसा देते हैं।
2 से लेकर 4 करोड़ तक उनको हम पैसा देते हैं वन टाइम। उसका एक फीस मुतय्यन है, उसका वो पे करने के बाद उनको हम पैसा देते हैं ताकि वहाँ पे प्रॉपर्टी डेवलप करके समाज के कामों में ला सकें। लेकिन दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में एक बार भी मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन जब हमारी सीओ साहब से बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले कुछ दिनों में हम मुतवल्लियों की कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और हम उनको कहीं ना कहीं उनमें अवेयरनेस लाने का कार्य करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी डेवलप हो सके। मुझे लगता है महाराष्ट्र और मुंबई में, महाराष्ट्र में पूरे देश में सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा तेलंगाना स्टेट में, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, लेकिन पंजाब में। लेकिन अगर जो उसका मूल्यांकन करेंगे आप, उसका वैल्यू देखेंगे तो महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी का वैल्यू 100 टाइम उनसे ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ का बोर्ड और यहाँ के माफियाओं ने सरकार से मिलकर कहीं ना कहीं सारी ज़मीनें अपने हाथों में ले रखी है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी बना रखी है। लेकिन हम आने वाले दिनों में GIS मैपिंग के माध्यम से, GPS के माध्यम से हम पूरा सर्वे करा के वक्त, अभी तक हमने पूरे देश में 6,35,000 वक्त प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई हमने किया है, और ताकि वो कोई भी प्रॉपर्टी कोई बेच नहीं सकता है, कोई खरीद नहीं सकता है। आप लोगों को मालूम है कि वक्त प्रॉपर्टी ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। हम लोग अभी पिछले दिनों हैदराबाद के दौरे पे थे, वहां पे हमने देखा कि 500 सेल डीड वक्फ बोर्ड तेलंगाना ने कैंसिल की। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ पे महाराष्ट्र में भी हमको ये दुर्भाग्य से देखने मिला कि पिछले 5-6 सालों में एक भी सेल डीड जो बेची जा चुकी है गलत हाथों में, जो दूसरों को जो बेच नहीं सकते सिर्फ भी बेची गई है, लेकिन वो सेल उस पर कोई काम नहीं हुआ है। बहरहाल हम ये इल्जाम लगाने का समय नहीं है, लेकिन एक पीड़ा होती है दिल में कि जो समाज के हितैषी बनते हैं, जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, जिनको समाज के लिए काम करना चाहिए, लेकिन उन्होंने समाज के लिए कुछ काम नहीं किया है। जब उनके हाथ में सत्ता आती है तो भी, और नहीं रहती है तो भी, कभी समाज के बारे में इन्होंने सोचा नहीं। अगर जो वक्फ प्रॉपर्टी सही हाथों में आ जाए और जो इंक्रोचमेंट है, अगर जो हम उसको छुड़ाने में कामयाब हो गए तो ये समझिए कि हमारा समाज की आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। पिछले 6 सालों में देश भर में हमने प्रधानमंत्री जन योजना के माध्यम से सैकड़ों स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बनाए, लेकिन महाराष्ट्र में एक भी हमारे पास प्रपोजल नहीं आया। महाराष्ट्र में हमने आज यहाँ पे तकरीबन 3500 केस पेंडिंग है कोर्ट में, अलग अलग जगहों पे, सुप्रीम कोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल में जो भी है उस पर भी हमने संज्ञान लिया, उस पर भी हमने बात की है। आने वाले और कुछ जगहों पे जहां डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है बड़ी संख्या में, वहां पे हम लोग विजिट करेंगे और आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड, स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के समन्वय से इस महाराष्ट्र राज्य में हम जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र में हम लोग अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लगाएंगे। बस यहाँ का स्टेट वक्फ बोर्ड हमारे पास, हमारे साथ तालमेल के साथ रहे। हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जब सामाजिक कोई काम होता है तो वहाँ पॉलिटिकल चीज़ें नहीं आना चाहिए, उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बहुत सारी स्कीमें तो ऐसी है सिर्फ इस बिना तक हमारे बच्चों तक, हमारे समाज तक, हमारे लोगों तक इसलिए नहीं पहुँचने देते जो रहनुमा बने बैठे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई खास जो समाज, जिस पार्टी को हमने पार्टी से दूर किया, कहीं उस समाज के अंदर उसके प्रति मोहब्बत पैदा ना हो जाए, प्रेम पैदा ना हो जाए, वो जान जाए कि भाई ये सरकार ने हम तक ये चीज़ें पहुंचाई है। तो हम बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट लगाने का यहाँ पे प्रयास किए, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इसलिए यहाँ आने नहीं दे रहे, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के बाद को ये पता चल जाए कि ये मोदी सरकार की योजनाएं हैं, ये मोदी सरकार। अरे मेरा कहना है कि भैया सरकार कोई भी हो, जो आपके समाज की बेहतरी के लिए कुछ होता है तो आपको 4 कदम आगे आकर करना चाहिए। आप लोग आए इतनी बड़ी संख्या में, मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और कुछ आप हनीफ साहब हैं, हमारे सीनियर हैं, अगर आप इनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, मैं भी बैठा हूँ, डॉक्टर दर्शन रावी हैं, तो आप